वेलकम मैम। थैंक यू। हाँ उधर से आगे मैडम उस वाले मैडम को इनवाइट करती हूँ कि वो अपना प्रबोधन हमको दे और उससे आशा करती हूँ कि आप सबको बहुत ही वो उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद। दिक्कत तो नहीं लगा देते। सुफल प्रोग्राम डॉक्टर प्रिया भावी एंड हर एंटायर टीम, मैं आप सबके शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मुंबई से इधर बुलाया और जो मेरे अनुभव है और जो जिस टॉपिक में मुझे रुचि है वो टॉपिक पे बोलने के लिए आपने मुझे ये एक संधि दी है, उसके लिए मैं आभार प्रदर्शित करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले आप सबको हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस बिकॉज ऑल ऑफ यू आर एक्सपेक्टिंग नाउ एंड सबको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर डिलीवरी। एंड देन अभी मैं मेरा जो टॉपिक है वो चालू कर दी। क्या बोलने का, कैसा संवाद करने का वो पता नहीं चलता, इसलिए तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। और अभी आज जो मुझे टॉपिक है उस जिसके ऊपर मुझे बात करनी है वो है प्रेगनेंसी, जो गर्भावस्था है उसमें आप क्या खान पान कैसे इस्तेमाल करेंगे, कौन सा फूड आपको लेना ही चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, ये सब के बारे में मैं आपके साथ बातें करूँगी। तो सबसे पहले क्या होता है प्रेगनेंसी में, तो द मेन थिंग प्रेगनेंसी में जो मुख्य चीज जो होती है वो हार्मोन्स, हार्मोनल फ्लक्स जिसे बोलते हैं कि बहुत सारे अलग से हार्मोन्स, अलग मतलब हार्मोन्स सेम होंगे लेकिन उनका जो प्रपोर्शन है, उनका जो क्वांटिटी है बॉडी में वो अचानक से बदलता है। वो जो पहले जो अपना हार्मोन्स रहते हैं वैसे हार्मोन्स नहीं रहते, अभी कुछ हार्मोन बढ़ जाता है, कुछ कम हो जाता है। और ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस जिसे हम बोलते हैं या हार्मोनल फ्लक्स, इम्बैलेंस तो नहीं है क्योंकि वो प्रेगनेंसी में जरूरी है इसलिए वो हार्मोनल फ्लक्स होता है, लेकिन ये जो हार्मोन में जो चेंज आता है उसके कारण क्या होता है कि अपने जो गट बैक्टीरिया हैं वो बदलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो गट बैक्टीरिया के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ क्योंकि उसके ही ऊपर हम आगे देखेंगे कि क्या खाना चाहिए या क्या हम अवॉइड करेंगे। तो क्या होते हैं ये गट बैक्टीरिया यानी जिनको हम बोलते हैं फ्रेंडली बैक्टीरिया या प्रोबायोटिक बैक्टीरिया। सो अपने शरीर में ऐसे फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं। हमें क्या लगता है कि बैक्टीरिया हमेशा हमें नुकसान पहुंचाते हैं, बराबर है, क्योंकि हम जब बीमार पड़ते हैं तो क्या लगता है हमें, और डॉक्टर्स हमें क्या बोलता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या वायरल इन्फेक्शन हुआ है। तो हमारा ऐसा एक समझ हुआ है कि सब बैक्टीरिया हमारे लिए नुकसानकारक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे लिए बहुत सारे उपयुक्त बैक्टीरिया भी है, फ्रेंडली बैक्टीरिया। और ये जो फ्रेंडली बैक्टीरिया ज्यादा करके गट में होते हैं, वैसे पूरे बॉडी पे भी होते हैं। अपने शरीर में जो 9 द्वार जो है, 9 द्वार उनमें भी होते हैं, लेकिन मेन किधर है, गट में। तो ये जो गट बैक्टीरिया हमारे पेट में होते हैं, गट में होते हैं, तो उनका असंतुलन हो जाता है जब हमारे हार्मोन्स बदलते हैं। तो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया मतलब आपको समझ में आया, उपयुक्त बैक्टीरिया। और प्रीबायोटिक बैक्टीरिया भी होते हैं, प्रीबायोटिक फूड्स होते हैं। वो क्या होते हैं कि जब प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया मतलब ये है कि जो
बढ़ते हैं, जिनका नंबर बढ़ता है। सबसे इजी एग्जांपल है दही, कर्ड। आप सबको कर्ड पता है, कर्ड में बैक्टीरिया होते हैं। कैसे आपको पता चलता है? यदि आपने कर्ड ज्यादा देर बाहर रखा तो क्या हो जाता है? वो खट्टा हो जाता है। खट्टा हो जाता है मतलब क्या होता है? उनमें जो बैक्टीरिया है, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है, वो बढ़ते हैं। बराबर? अभी ऐसे ही बैक्टीरिया इडली में भी होते हैं। देखो, इडली का बैटर भी जब हम ज्यादा देर तक बाहर रखें, इडली डोसा, तो वो भी ज्यादा खट्टा होने लगता है, क्योंकि उनमें से जो बैक्टीरिया है वो बढ़ते हैं। बराबर है? और प्रीबायोटिक बैक्टीरिया क्या है? प्रोबायोटिक बैक्टीरिया का फूड जो है वो है प्रीबायोटिक बैक्टीरिया। मतलब यदि प्रोबायोटिक बैक्टीरिया को बढ़ना है तो उनके लिए क्या चाहिए? उनके लिए भी कुछ फूड चाहिए। तो वो फूड जिनमें से मिलता है उन्हें बोलते हैं प्रीबायोटिक। तो आपके शरीर में अभी प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया बिफोर प्रेगनेंसी, उनमें एक सिम्बायोसिस रहता है। सिम्बायोसिस का मतलब है अच्छा रिलेशनशिप, जो आप सबका डॉक्टर प्रिया मैडम के साथ है। तो आपका कैसा रिलेशन है? बहुत ही सिम्बायोटिक रिलेशन है। आपको उनके बारे में प्यार है, उनको आपके बारे में प्यार है। सेम थिंग, आपका नाम मैं भूल गई, स्मिता। हाँ, तो डॉक्टर स्मिता के साथ भी आपका ऐसे ही रिलेशन है। बराबर? लेकिन ये जब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं बनता है तो उसे बोलते हैं डिसबायोसिस। ओके, तो डिसबायोसिस क्या है? जिधर कभी ऐसा भी होता है कि कोई डॉक्टर के पास हम जाते हैं और नहीं जमता समहाउ। ऐसा नहीं है कि कुछ डॉक्टर में कम है या आप में कम है, लेकिन वो 1 to 1 जो डायलॉग होता है या जो रिलेशनशिप होती है वो नहीं बन पाती। ऐसे हो सकता है, तो वो बोलते हैं डिसबायोसिस और डिसबायोटिक रिलेशनशिप। तो अभी प्रेगनेंसी के बाद क्या हुआ? आपके पेट में जो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक के जो सब गट बैक्टीरिया है, पेट में जो सब बैक्टीरिया है, उनमें अभी अच्छा रिलेशनशिप इतना नहीं रहा है। और ये कारण है कि जिसके लिए आप ऐसा महसूस करते हैं कि सुबह उठ के आपको नौशिया लगता है कभी कभी। बराबर है? कभी कभी नौशिया लगता है, तो कभी कभी उल्टी जैसा भी होता है, कभी चक्कर आती है, या कभी कॉन्स्टिपेशन होती है। जो सब कुछ पहले नॉर्मल चल रहा था वैसा भी नहीं रहा। बहुत महिलाओं को तो ऐसे भी होता है कि उनको खाना ही नहीं जाता 12-1 बजे तक। पूरी सुबह एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 3 months उनका बहुत बुरा हाल होता है। अब सबने कुछ ना कुछ इसमें से एक्सपीरियंस, अनुभव लिया होगा कि कुछ तो फर्क आया है बॉडी में, अपने को कुछ डाइजेस्ट नहीं होता है, या कभी कभी ऐसे लगता है कि एक चीज बहुत ही खाओ ज्यादा और एक चीज बिल्कुल भी। कभी कभी तो ऐसे दाल को तड़का दिया तो भी घर के जो कोई कुकिंग करता है उसको जाके प्रेग्नेंट लेडी बोलती है कि अरे मैं जब घर में हूँ या मैं जब तक दरवाजा बंद नहीं करती हूँ आप तड़का मत दे दो। इतना वो स्मेल भी नहीं सहन होता। ये क्यों होता है? डिसबायोसिस के कारण। डिसबायोसिस मतलब एक टाइप का बैक्टीरिया है वो बहुत बढ़ जाता है, कम हो जाता है, और दूसरे बाकी के बैक्टीरिया भी उसके कारण इम्बैलेंस हो जाते हैं। बराबर है? तो हम जब अभी प्रेगनेंसी फूड्स के बारे में बात करेंगे तो हमको क्या देखना है कि हमारे जो गट बैक्टीरिया, जो डिसबायोसिस जो हुआ है वो हमें नहीं चाहिए, उसका हम कुछ इलाज करें। ऐसे कुछ हम फूड अपने डाइट में रखें या अपना लाइफस्टाइल ऐसा कुछ करें कि जिसके कारण हमारा गट बैक्टीरिया अच्छा रहेगा, हमको कम तकलीफ होगी या हमको बिल्कुल भी नहीं तकलीफ होगी। ये हमारा प्रयास रहेगा। ठीक है? तो अभी हम देखते हैं कि क्या सिंपल रूल्स है कि जो आपको प्रेगनेंसी फूड्स के बारे में ध्यान में रखना चाहिए। पहला जो रूल है वो है कि जो आप कुक कर रहे हैं
वो कैसे होना चाहिए, इजीली आप उसको बना सकते हो और आप पचा भी सकते हो। सो इजी टू मेक एंड इजी टू डाइजेस्ट। ऐसे क्यों है इजी टू डाइजेस्ट, इजी टू मेक? क्योंकि गट बैक्टीरिया डिस्बायोसिस होने के कारण आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव आया है। आपका थोड़ा डाइजेशन वीक हो गया है, ठीक है? तो आपको अभी क्या प्रयास करना चाहिए कि जो इजीली डाइजेस्टिबल फूड्स है वो लेना बहुत जरूरी है। और ये इजीली डाइजेस्टिबल फूड्स मतलब कंफर्ट फूड्स होते हैं। कंफर्ट फूड्स क्या है? जो खा के आपको समाधानी महसूस होता है। देखो, हम लोग कभी कभी बाहर गांव जाते हैं, समझो 5 स्टार होटल में भी रहे 8 दिन, लेकिन जब हम घर में लौट के आते हैं और कोई बोलता है कि चलो आज वापस पार्टी में जाएंगे, भोपाल में मैरिज में जाएंगे, तो आपको लगेगा क्या आने को? आप चाहोगे कि वापस जाएंगे होटल में और खाएंगे? नहीं। तो आपको क्या चाहिए? घर आके कुछ ऐसा फूड खाए कि जो हम हमेशा खाते आए, जैसे कि दाल चावल है, खिचड़ी है, दही राइस यानी कि कर्ड राइस है, जो अपना अपना कंफर्ट फूड है, वही आपको खाने के लिए अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा? क्योंकि आपके जेनेटिक्स में, आपके जो अनुवंशिकता एक होती है कि जो अपने घर में हमेशा आप खाते आए हो, जब आप बच्चे थे और बचपन में जो आपने खाना खाया है, यदि आपको वही खाना वापस मिलता है तो हमें कंफर्ट जोन लगता है। देखो, कभी कभी ऐसे होता है, बहुत बार, अभी तो ऐसे बहुत बार होता है कि शादी किसी और कास्ट में हो जाती है। समझो महाराष्ट्र में गुजराती के साथ शादी हुई, कोई साउथ इंडियन और पंजाबी है, तो एकदम ही अपोजिट हो गया। और फिर उनमें ऐसा बहुत मैंने देखा है, सुना है कि शादी होकर जब लड़की जाती है तो ऑब्वियसली अपना ये जो कल्चर है, मेल फीमेल जेंडर वो डिफरेंस सब है ही, तो जो पति का होता है, समझो पंजाबी पति है, तो वो लड़की को भी थोड़ा पंजाबी खाना पड़ता है, लेकिन वो उसको सूट नहीं होता है। आपको ये पता है क्यों नहीं सूट होता है? शुरू में तो बिल्कुल नहीं सूट होता है, क्योंकि वो अपने पेट में आदत ही नहीं है वो पचाने की, वो टाइप के एंजाइम्स कम होते हैं। तो ये सब कारण है कि कंफर्ट जोन जो बोलते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको समाधान लगता है, वही खाना खाए। तो पहला रूल क्या हुआ कि इजीली जो कुकिंग में भी ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। एक रूल ये भी ध्यान में रखो, जब कुकिंग में ज्यादा टाइम लगता है तो पचाने में भी ज्यादा टाइम लगता है। सिंपल एग्जांपल ले लो, आप छोले बनाते होगे या मूंग बनाते होगे, किस चीज में ज्यादा टाइम लगता है? किधर आप ज्यादा सीटियां लेती है कुकर की? छोले। और कम सीटियां कब लेते हैं? मूंग में। एक सीटी में भी हम बंद कर सकते हैं। और डाइजेस्ट कौन सा अच्छा होता है, मूंग या छोले? मूंग अच्छे डाइजेस्ट होता है। इसका मतलब क्या है कि जो इजीली कुक होता है वो इजीली डाइजेस्ट भी होता है। तो इसलिए ये दोनों आप एक साथ ही ध्यान में रखो कि जो इजीली कुक हो जाता है वही इजीली डाइजेस्ट होता है और वही आपको खाना है। ठीक है, ये रहा पहला रूल। दूसरा रूल क्या है कि आपका जो गर्भस्थ शिशु है वो एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है, बराबर? एक प्रकार का आप सबने जाना ही होगा, डॉक्टर ने भी बताया होगा, और अभी गूगल रानी सबके पास होती है, आप लोग सब पढ़ते ही होंगे, तो उसमें से ही हमें पता चलता है कि हाँ, वो एमनियोटिक फ्लूइड, प्लासेंटा जो होता है और एमनियोटिक फ्लूइड है। तो ये सब लिक्विड जो है वो शरीर में बढ़ता है। पहले एमनियोटिक फ्लूइड नहीं था ना अपने पेट में, तो अभी एमनियोटिक फ्लूइड आ गया। अभी जब एमनियोटिक फ्लूइड भी आता है तो ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ता है। तो ओवरऑल जो बोलते हैं ना कि जो द्रव पदार्थ है अपने शरीर में
उसका जो बैलेंस है, उसका जो संतुलन है, वो भी ठीक तरह से होना बहुत जरूरी है। तो अपना सेकंड रूल क्या हो गया कि हमारा द्रव पदार्थ लेने का जो तरीका है उसमें भी थोड़ा बदलाव आना चाहिए, या वो भी कैसे अच्छी तरह से हम मेंटेन करेंगे उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। समझ में आया? तो ये सेकंड इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपने शरीर के द्रव पदार्थ में बढ़ाव आ गया है और वही कारण है कि हमें उसका संतुलन रखना बहुत जरूरी है। अभी थर्ड रूल जो है, अभी डॉक्टर ने, आप सब जब प्रेगनेंसी में चले जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको अभी कोई एडिशनल विटामिन्स की जरूरत है। ये कौन से जरूरी है, कौन से विटामिन्स डॉक्टर आपको बोलते हैं, या कौन से फॉलिक एसिड बोलते हैं, फॉलिक एसिड बोलते हैं, फिर आयरन की टैबलेट बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, कैल्शियम बोलते हैं, आयरन बोलते हैं। सो ये जो सब चीजें हैं वो आपको सप्लीमेंट के रूप में दिए जाते हैं। अभी एक ये जो थर्ड रूल मैंने बताया कि ये जो सब न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं जिन्हें कि कैल्शियम है, आयरन है, फॉलिक एसिड है, ये मेन इम्पोर्टेंट है। और डॉक्टर ये भी बोलते हैं कि अभी आपको प्रोटीन्स ज्यादा खाने चाहिए, बोला है कि नहीं? तो प्रोटीन्स भी ज्यादा खाना है और ये सब न्यूट्रिएंट्स भी अच्छी तरह से लेना है। अभी सप्लीमेंट का मतलब क्या है? आप सबने स्कूल कॉलेज अटेंड किया है ना, एग्जाम्स दिए। पहले क्या मिलता है एग्जाम में? मेन पेपर मिलता है, बाद में क्या मिलता है? सप्लीमेंट। सप्लीमेंट देने के पहले सुपरवाइजर चेक करते हैं कंप्लीट किया है कि नहीं पेपर, या ऐसे ही मांग रहे हो टाइम पास के लिए, कुछ ड्राइंग करने के लिए। तो ये हो गया सप्लीमेंट। तो मतलब क्या हुआ है, मैं क्या बोलना चाहती हूँ आपको, आपका जो मेन पेपर है वो क्या है? फूड। सप्लीमेंट्स कब हेल्प करेगी? जब आपका पेपर अच्छी तरह से लिखा हुआ है तो ही सप्लीमेंट सर्विस, तो ही आपको सप्लीमेंट का जरूर फायदा होगा। तो अभी मैं सप्लीमेंट्स के बारे में बोलना मेरा काम नहीं है, मेरा मेन पेपर के बारे में बोलना मेरा काम है। और मेन पेपर क्या है? अपना जो फूड है उसके बारे में अभी मैं आपको बोलूंगी कि ये जो मैंने आपको सब 3 चीजें बताई है इम्पोर्टेंट, कौन सी ये 3 चीजें हैं, मैं एक बार वापस रिपीट करना चाहूंगी कि जो आप इजीली कुक कर सकते हैं, इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं, आपका द्रव पदार्थ का संतुलन अच्छा रहना चाहिए, और आपको ये जो सप्लीमेंट्स न्यूट्रिएंट्स है वो सब अच्छी मात्रा में अपने बॉडी में मिलनी चाहिए। तो ये सब अभी हमें करना है। तो अभी देखेंगे कि क्या क्या करके हमें ये सब चीजें हो सकती है हमारे शरीर में। तो पहले इजी टू कुक पे मैंने पहले ही बता दिया कि जो कंफर्ट फूड है, तो इजी टू कुक में क्या आता है? दाल आती है। नॉर्मली अपने जो ये है पुराना जो मतलब कल्चर है उसमें प्रेग्नेंट वुमन को क्या दिया जाता था? दाल, चावल, घी, अचार और सब्जी। और ये सब्जी क्या होती थी? सब्जी ये नहीं होती थी फ्लावर, कैबेज, मटर, ऐसी सब्जी नहीं होती थी। तो क्या होता था सब्जियों में? लौकी है, कद्दू है, या करेला है, ऐसे सब जिनको हम क्रीपर्स बोलते हैं। बेल पे जो आता है, मेरा थोड़ा हिंदी बड़ा अच्छा नहीं है तो थोड़ा कम ज्यादा हो तो आप समझ लो मुझे क्या बात करनी है। तो ये जो सब क्रीपर्स टाइप के वेजिटेबल्स है वो इजी टू कुक होते हैं। तो अभी हम एक के बाद एक देखेंगे कि कैसे, क्यों इनको इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो पहले मैं राइस के बारे में आपको बताना चाहूंगी। अभी जब मैं बोली कि राइस बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो आपका कंफर्ट फूड है, देखो जब आप
आपका बच्चा हो जाएगा बाद में, अभी डिलीवरी का टाइम कोई 7th महीने में मुझे दिख रहे हैं, कोई इनिशियल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देख रहे हैं। तो जब आपका बच्चा होगा, अब थोड़ी देर 3-4 महीने ब्रेस्ट फीडिंग करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा आपको सॉलिड फूड देना पड़ेगा। तो ये जो सॉलिड फूड देंगे, सबसे पहले आप क्या दोगे? चावल। तो ये जो चावल, मतलब डायरेक्टली चावल नहीं देंगे, पहले उसका कंजी बनाएंगे। कंजी बनाने के बाद थोड़ा सा ऐसा हल्का, ज्यादा पानी वाला ऐसा राइस बना के दे देंगे। उसके बाद उसमें थोड़ा दाल डालेंगे। तो ये सब आदत जो बच्चे को आपको डालनी है, करेक्ट है? 3 महीने के बाद आप वो देंगे ना बच्चे को, तो उसको वो आदत, वो जब गर्भस्थ है वही टाइम डालना है। तो ही उसे पता है कि मुझे क्या मिल रहा है। मम्मी भी वही खा रही है चावल, तो उसको भी वही मिलना है बाद में। तो इसलिए चावल खाना बहुत जरूरी है। और चावल का क्या विशेषता है कि चावल में एक आइनोसिटोल, अभी मैं ज्यादा तो केमिस्ट्री या रसायनों के नाम नहीं लूंगी, लेकिन कोई लोग इधर मुझे दिख रहा है कि जिनको इसमें भी इंटरेस्ट है, तो उनके लिए मैं थोड़ा थोड़ा बोलूंगी। तो इनमें आइनोसिटोल करके एक रसायन या केमिकल है, उसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो चिड़चिड़ापन कम करती है। अपनी जो चिंता, हमें देखो डिलीवरी के बारे में हर एक महिला को चिंता होती है कि कैसी होगी डिलीवरी, सब ठीक होगा ना, सिजेरियन होगा, क्या होगा, लड़का होगा, लड़की होगी, घर के लोग क्या बोलेंगे, गोरा होगा, काला, सब क्वेश्चंस अपने मन में आते रहते हैं। और हमें ऐसे सम टाइप ऑफ तान तनाव और क्या बोलते हैं, टेंशन आ जाता है। यदि वो टेंशन कम करना है, उसके लिए भी क्या जरूरी है? चावल। ठीक है, तो चावल क्यों चाहिए? अपने बच्चे को अभी से आदत डालनी है चावल की, उसके लिए अपना टेंशन दूर रखना है, उसके लिए। तीसरा रीजन है वो प्रीबायोटिक भी है। अभी मुझे विश्वास है कि आपको प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का डिफरेंस जो मैंने बताया वो आपको समझ में आया होगा कि उसके ऊपर प्रीबायोटिक है, प्रोबायोटिक का फूड है। तो इसलिए प्रीबायोटिक है वो राइस, इसलिए भी उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है और आपका वो कंफर्ट फूड भी है। तो इसलिए चावल खाना बहुत जरूरी है। अभी मैंने दाल के बारे में भी आपको बताया, दाल चावल खाओ। अभी क्यों दाल? दाल मतलब क्या है? पल्सेस। डॉक्टर ने हमें क्या बताया है? प्रोटीन्स खाओ। अभी प्रोटीन्स, यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडा खा सकते हो, या आप जो हमेशा खाते आए हो बचपन से, वो नॉन वेजिटेरियन आप जरूर खा सकते हो, एक्सेप्ट कि रेड मीट ऐसी कुछ चीजें नहीं खाना, अदरवाइज आप लोग नॉन वेज भी खा ही सकते हो। और जो वेजिटेरियंस है वो लोग क्या खाएंगे? अभी प्रेग्नेंट होने के बाद अचानक से आप अंडा मत चालू करो, क्योंकि कभी है जो बॉडी को आदत ही नहीं थी अंडा खाने की, पचाने की, वो अचानक से वो नहीं कर पाएगा। तो जो पहले से कर रहे हो सेम थिंग, मतलब वही चीज हर एक एक्टिविटी के लिए एप्लीकेबल है। यदि आपको एक्सरसाइज भी करना है, जो पहले से कर रहे हो वो कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे नए कुछ चालू मत करना, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपके बॉडी पे उसका क्या असर होगा, आपके लिए वो अच्छा होगा बुरा होगा, हमें पता नहीं है। तो इसलिए कुछ नई चीज नहीं ट्राई करो, बराबर। लेकिन पल्सेस का लेना जरूरी है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट सोर्स है, प्रोटीन का इम्पोर्टेंट सोर्स है। क्या है प्रोटीन का काम अपने शरीर में? प्रोटीन का काम है कि अपना जो नया गर्भ बन, मतलब जो शिशु बन रहा है अपने बॉडी के अंदर, वो किस चीज से बनता है? सेल्स होते हैं ना अपना, वो सेल डिवीजन होती है, 1 के 2, 2 के 4 और 4 के इंक्रोवर्स वो सेल्स बनते हैं। तो ये जो सब सेल डिवीजन होती है, वो सेल का जो बेसिक केमिकल है वो है प्रोटीन ओनली। तो इसलिए प्रोटीन टर्नओवर अच्छा होना बहुत जरूरी है। प्रोटीन टर्नओवर क्या होता है?
कोई प्रोटीन ब्रेक होता है, कोई नया प्रोटीन बनता है। इस चीज को जानते हैं टर्नओवर, मतलब अपने बिजनेस में क्या टर्नओवर होता है, हम कपड़ा बनाते हैं, 100 कपड़े बनाए, 80 कपड़े बिक गए, तो जो ये टर्नओवर हुआ, इतना बना, इतना बचा, इतना बिक गया। वैसे प्रोटीन टर्नओवर क्या है, इतना बना, इतना ब्रेक हो गया, मतलब वो नहीं रहा। तो ये अपना जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो अपने प्रेगनेंसी में अच्छी तरह से होना चाहिए, तो ही अपना बच्चा अच्छा होगा, मतलब हेल्दी होगा। और ये सेम प्रोटीन टर्नओवर जब हम एज, मतलब एज जब बढ़ता है तो भी यही होता है कि प्रोटीन टर्नओवर कम हो जाता है, मतलब ज्यादा प्रोटीन बनता नहीं है और बहुत सा प्रोटीन खर्च हो जाता है, मतलब जो बनता है उससे ज्यादा ही खर्चा होता है। ये ऐसे होता है जब एज होता है, प्रेगनेंसी में भी ऐसे कभी कभी हो सकता है। तो इसलिए आपको ये जरूरी है कि वो प्रोटीन का जो अपना है वो अच्छी तरह से प्रोटीन्स लेना है आपको। अभी कौन सा प्रोटीन ले, इजीली डाइजेस्टेबल, तो इजीली डाइजेस्टेबल कौन से प्रोटीन्स है, मूंग है। और क्या आप बोलो, अभी आप क्या खाते हो, जो अभी आप प्रेग्नेंट है, आप क्या खा रहे हो प्रोटीन्स में, तो पनीर, वेरी गुड। और क्या खा रहे हो, कोई और, चना, अच्छा ठीक है। और सोया खा रहे हो, अच्छा सोया आप खाते आए हो पहले से, अभी नहीं चालू किया ना। तो ये सब है जो प्रोटीन्स आप लोग खा रहे हो। तो एक चीज अब और एक आपको ध्यान में रखना है कि आप जो खाते हैं वो सब एसिमिलेट होता है, जरूरी नहीं है। क्या बोलते हैं हम लोग, यू आर व्हाट यू ईट, आपने ये सुना है, यू आर व्हाट यू ईट, मतलब जो आप खाते हैं वैसे आप बनते हैं। मैं उसमें एक वर्ड ऐड करना चाहती हूँ, वो है यू, मतलब जो आप खाते हैं वैसे आप बनते हैं, लेकिन मैं बोलती हूँ जो आप, यू आर व्हाट यू ईट एंड मोर देन दैट व्हाट यू एसिमिलेट। मतलब सिर्फ खा के फायदा नहीं, यदि वो आपके बॉडी में, आपके ब्लड में गया ही नहीं, आपके शरीर को मिला ही नहीं, तो क्या फायदा, उसका फायदा नहीं है। तो कब ये जो प्रोटीन आप खाते हैं ठीक है, लेकिन वो कब आपके शरीर में जाएगा, जब कब एसिमिलेट होगा। एसिमिलेट का मीनिंग आप सबने समझ लिया ना, कि मतलब वो ब्लड, अपना जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उसमें गया, वो सब पचन अच्छी तरह से हो गया और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपको मिले, इसका मतलब है वो एसिमिलेट हो गया। कभी कभी हम खाते हैं लेकिन वो चला जाता है अपने शरीर में, वो सात्म्य नहीं होता। तो बहुत जरूरी है कि सिर्फ खाना जरूरी नहीं, लेकिन वो एसिमिलेट होता है कि नहीं ये भी देखना है। अभी आप बोलेंगे हमें कैसे पता चलेगा एसिमिलेट हुआ नहीं हुआ, तो मैं आपको बताती हूँ क्या करना चाहिए जो कि वो आपको एसिमिलेट हो जाए। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे एक बार प्रोटीन ड्रिंक पी लिया दिन में एक बार, और बाद में जो चाहे वो खाया, ऐसे नहीं चलेगा। आपको हर एक खाने में प्रोटीन रखना है। हर एक खाने में मतलब आप ब्रेकफास्ट लेते हो, अभी जो आप ब्रेकफास्ट लेते हो, समझो आपने पोहा बनाया, पोहा तो आप बनाते ही होगे, इंदौर भोपाल तो पोहा बनता ही है, तो पोहे में सिंगदाना तो आप डालते ही हो, डालते हैं ना सब लोग, नहीं डालते हो तो मटर डालते हो। तो ये क्या हुआ, प्रोटीन हुआ। तो थोड़ा आप ज्यादा डालो आपके लिए सिंगदाना। तो आपको जो पोहा है वो क्या है, राइस का ही बंधु है ना, राइस से ही पोहा बनता है। तो उसके साथ आपको सिंगदाना मिल गया, तो आपको अर्ली मॉर्निंग प्रोटीन मिल गया। सबसे पहले जब आप उठते हैं, उठने के बाद आप 1-2-4 बादाम खाओ, वो भी आपके शरीर में प्रोटीन देगा। फिर आप जब खाना खाते हो तो आप दाल चावल यानी कि दाल खाओ,
या कुछ जो मैंने भी पल्सेस बताए, मूंग खाओ, मटकी खाओ, चना खाओ, छोले खाओ, जो आपको अच्छा लगे वो खाओ, तो वो आपको सेकंड टाइम मिल गया। अभी रात को थोड़ा लाइट खाना पसंद करते हैं ना हम सब लोग, आपको तो पर्टिकुलरली, क्योंकि फिर बहुत पेट हेवी हो जाता है, नींद अच्छी नहीं आती है, तो इसके लिए क्या जरूरी है, लाइट खाना है। तो लाइट क्या खाओगे आप, खिचड़ी, सबसे इजी जो है खिचड़ी। उसमें क्या आया, दाल आया, चावल आया। अभी उसमें आप कुछ वेजिटेबल्स भी डालो, थोड़ा पतली खिचड़ी बनाओ, तो अपना जो हाइड्रेशन होना चाहिए, मैंने जो द्रव संतुलन के बारे में पहले बताया, वो सब आपके वो दाल चावल खिचड़ी विथ वेजिटेबल्स में आ ही गया। शाम को क्या खाओगे, खाते हो ना शाम को भी, क्या खाओगे शाम को, क्या खाते हो, वेज सैंडविच। अच्छा, लेकिन ये वेज सैंडविच जो खाते हैं उसमें आप क्या डाल सकते हो, पनीर सैंडविच बनाओ, चीज सैंडविच बनाओ, खोबरे का भी, मतलब वो चटनी बनाते हैं उसका भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह आपको ये जो प्रोटीन है वो डिवाइड करके लेना बहुत जरूरी है, तो ही वो एसिमिलेट होगा आपके शरीर में। एक ही बार दिन में लोगे तो नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है प्रोटीन एसिमिलेशन के लिए, दूसरी जो चीज है प्रोटीन एसिमिलेशन के लिए वो है आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है। एक्सरसाइज मतलब क्या है, आप योगा करते होंगे, योगा इधर भी आपने योगा दिखाया होगा इधर, या आप वॉक के लिए तो जरूर जाना, वॉक जरूर करना, तो ये करके भी प्रोटीन एसिमिलेशन अच्छा होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान में रखो कि प्रेगनेंसी ये कुछ बीमारी नहीं है। प्रेगनेंसी ये अपने जो लाइफ में है बहुत अच्छी अवस्था है, ये आपको आनंद देती है, ये आपको बीमारी नहीं देने वाली है। एक चीज आपको पता है, एक बार यूएसए में क्या हुआ था, ये जो ओलंपिक्स होते हैं ना, तो ओलंपिक्स में ऐसे कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट, ऐसे कुछ महिलाओं ने उसमें पार्टिसिपेट किया, और ये महिलाओं ने क्या किया, वो प्रेग्नेंट हो गए, पर्पजली प्रेग्नेंट हो गए, क्योंकि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें आपका शरीर का जो एबिलिटी है, आपका जो एरोबिक एक्सरसाइज करने का पावर है वो बहुत बढ़ता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है, पर्टिकुलरली फीमेल बॉडी जो होती है ना, उसमें बहुत ज्यादा सहन शक्ति, एंड्योरेंस होता है, और वो प्रेगनेंसी में मैक्सिमम होता है। तो पहले 3 महीने में वो क्या करती थी लेडीज, जो 2-3 ऐसे उधर एग्जाम्पल्स हो गए, और वो बहुत अच्छी तरह से खेलती थी, बहुत अच्छी तरह से दौड़ती थी, उनको अवार्ड, मतलब वो जो कुछ मिलता है प्राइज वगैरह वो मिलता था, और बाद में वो अबॉर्शन करते थे। ये हुआ है, और उसके बाद उन्होंने किया कि जो अभी प्रेग्नेंट है वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आपको पता है ये स्टोरी? तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। मुझे क्या लोग हैं, मतलब वो उसके लिए कुछ मेडल लेने के लिए ऐसे प्रेग्नेंट भी हो, मतलब ये अपने बॉडी के साथ खिलवाड़ ही करना है एक तरह से, लेकिन करते थे। और मतलब ये स्टोरी मैंने क्यों बताया, क्योंकि मुझे ये कहना था आपको कि आप उसे बीमारी मत समझो, ऐसे मत समझो कि मैं अभी ये नहीं कर सकती, मैं अभी दौड़ नहीं सकती, मैं अभी बेंड नहीं कर सकती। सब कुछ आप कर सकते हो और बहुत अच्छी तरह से कर पाओगे, जो पहले करते थे उससे भी ज्यादा अच्छी तरह से। भले ही आप ओलंपिक्स में नहीं पार्टिसिपेट करो, क्योंकि हमको ये चीजें, पूरी चीजें नहीं करना है, लेकिन अच्छी चीजें हम जरूर करेंगे। ठीक है, तो आप, मुझे बोलने का ये है कि आप घर में सब कुछ करो, घर का काम करो, जो आपका हमारी जो हमेशा वाली जो एक्टिविटी है वो करो, एक्सरसाइज करो,
और वो प्रोटीन डिवाइड करके ले लो, तो आपका प्रोटीन टर्नओवर अच्छा रहेगा, और प्रोटीन टर्नओवर अच्छा रहेगा तो बच्चा भी अच्छा होगा। ठीक है, तो ये रहा पल्सेस के बारे में। और जितना वैरायटी हो सके वो आप खा लो, क्योंकि जितना हम वैरायटी खाते हैं उतना अपने पेट में जो अगेन गट बैक्टीरिया जो मेन है, प्रेगनेंसी का जो पहला रिजल्ट होता है वो क्या है, हार्मोनल फ्लक्स होता है। और हार्मोनल फ्लक्स के कारण गट बैक्टीरिया में वो डिसबायोसिस आता है, उसको जो प्रिवेंट करने के लिए चीज करनी है वो प्रोटीन टर्नओवर हमारा अच्छा रहना चाहिए। तो ये हो गया पल्सेस के बारे में। तो दाल हो गई, चावल हो गया। दाल चावल के ऊपर क्या डालेंगे, घी। तो अभी कुछ चीज तो घी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। आप सब लोग घी खाते हो अच्छी तरह से, बहुत अच्छा है। क्यों खाना चाहिए घी? क्योंकि घी अगेन एक ये प्रीबायोटिक तो है ही, और उसमें शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, SCFL जिन्हें बोलते हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स है। इसके कारण क्या होता है कि हमारा जो वेट है वो ज्यादा बढ़ता नहीं है। ये हमारा अगेन एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि घी खा के अपना वेट बढ़ता है। घी खा के कभी वेट नहीं बढ़ता है, क्योंकि घी जब हम खाते हैं वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होने के कारण वो अपने शरीर में उसका जो ज्वलन है वो तुरंत हो जाता है। तो ज्वलन उसका तुरंत हो जाता है। तो प्रेगनेंसी में वेट तो बढ़ना चाहिए अपना, तो वेट बढ़ना चाहिए, लेकिन ज्यादा भी नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि बाद में उसको कम करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो। तो इसका कारण है कि आपको शॉर्ट चेन फैटी एसिड वाला फैट, ये एक्चुअली एक ऐसे मिरेकल जैसा, और जिसे हम बोलते हैं कि डिवाइन फूड जो है वो है घी। क्यों ऐसा बोलते हैं डिवाइन फूड? जब आप प्रसाद बनाते हो, कौन से ऑयल में बनाते हो या घी में? घी में बनाते हो। कभी बनाया है ऐसा ऑयल में? नहीं, कभी भी नहीं। तो इसलिए इसको डिवाइन फूड बोलते हैं, क्योंकि वो भगवान जी को वही पसंद है, और भगवान जी को पसंद जो है वो अच्छा ही रहता है, तो घी इसके लिए अच्छा है। और अपना जो ब्रेन है उसका जो कॉम्पोजिशन है उसमें 60% फैट सेल्स है। कितना ज्यादा है देखो, 60 to 70% फैट सेल्स है। और अभी जो आपके पेट में बच्चा बढ़ रहा है तो उसका जो ब्रेन, यदि आप चाहे कि वो इंटेलिजेंट हो जाए बच्चा, तो उसके लिए क्या अच्छा होना चाहिए? ब्रेन। ब्रेन कब अच्छा होगा? जब ब्रेन में उसको जो 60 to 70% फैट सेल्स चाहिए वो मिलने चाहिए। और इसलिए घी खाना बहुत जरूरी है आफ्टर डिलीवरी ऑल्सो। डिलीवरी के बाद मुझे पता है कि हर एक जगह इंडिया में किधर भी जाओ आप, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, सब जगह घी में बनाए हुए लड्डू दिए जाते हैं। अभी ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी लेडीज, मैं मिली हूँ एक दो लेडीज को बाद में, मतलब जब मैंने घी का इम्पोर्टेंस कुछ अलग चीज के लिए बताया था, और वो टाइम मैंने ऐसे बताया था कि प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद, तो एक लेडी ने तो मुझे इतना, मतलब ये बोलने को भी अभी शर्म आ रही है, वो बोली कि मेरी सास मुझे घी के लड्डू बना के देती थी और मैं उनको फ्लश करती थी बेडरूम बंद करके, फ्लश करती थी, फेंक देती थी। मतलब देखो, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि इतना घी का इम्पोर्टेंस है, वो बोली। तो कुछ चीजें ऐसी है ना कि जो परंपरा से आई है, आपको बिलीव करना चाहिए। ऐसा कोई भी आपको ऐसी चीज नहीं देगा कि जो आपके लिए हार्मफुल होगी। तो घी का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, और घी के बारे में बहुत सारे प्रोवर्ब्स है और श्लोक्स भी है कि जिसमें आपको वो घी का इम्पोर्टेंस दिखाया गया है। जैसे कि मराठी में हम बोलते हैं तूप दाखवी रूप। तूप मतलब घी, रूप मतलब अपना जो ब्यूटी है वो। तो घी खाने से हमारा ब्यूटी बढ़ता है। ब्यूटी बढ़ता है मतलब
समझो मेरा नाक ठीक तरह से नहीं है, नोज तो टेढ़ा है तो सीधा नहीं होने वाला है, लेकिन अपने जो ग्लो आना है अपने शरीर पे, क्योंकि घी जो है वो अपने शरीर को, माइंड को और ब्रेन को, सबके लिए वो बहुत अच्छा है। दूसरी एक चीज आपने जो महसूस की होगी कि घी में आप सब लोग भगवान के सामने दिया जलाते हो भगवान के सामने दिया, किस चीज में डालते हो? वो जो वात होती है किधर रखते हो? घी में रखते हो। कभी कभी ऑयल में रखते हो, कभी नहीं रखते। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हम लोग कभी कभी ऑयल में रखते हैं, कभी कभी घी में। ऑयल में जब हम रखते हैं तो ऐसी हो जाती है तुरंत, लेकिन जब घी में रखते हैं ना तो लास्ट तक ऐसी रहती है। तो यदि हमें ऐसे ही रहना है, अपना बैकबोन ऐसे स्ट्रेट ही रखना है, अपने बच्चे का भी बैकबोन अच्छा होना है, बोन्स अच्छे होने हैं, तो क्या रखना चाहिए अपने डाइट में? घी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि घी खाने से ही अपने विटामिन डी जो है उसका एसिमिलेशन अच्छी तरह से होता है। विटामिन डी ऐसे डॉक्टर आपको बोलते हैं कि फॉलिक एसिड लेना जरूरी है, B12 लेना जरूरी है, कैल्शियम आयरन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के विटामिन का इंपॉर्टेंस नहीं है, बराबर है ना? सब चीजें बॉडी को चाहिए, तो विटामिन डी का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है अपने बोन्स के स्ट्रेंथ के लिए। और अभी प्रेगनेंसी में, डिलीवरी का जब टाइम आता है, तो बोन और मसल में स्ट्रेंथ होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो ही बच्चे को आप नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा बाहर आ सकता है, नहीं तो सिजेरियन ही करना पड़ता है। यदि आपके बॉडी के बोन्स और मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं हो तो सिजेरियन ही डॉक्टर को करना पड़ता है। तो ये स्ट्रेंथ आने के लिए आपको घी खाना जरूरी है, क्योंकि देन ओनली विटामिन डी आपके बॉडी में एसिमिलेट हो जाएगा। 3 चीजों का मैंने इंपॉर्टेंस बता दिया। अभी उसके साथ आप आचार खाते हो? क्या है आचार का इंपॉर्टेंस? आचार का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि विटामिन B12 उसमें होता है, और एक विटामिन है जिसके बारे में बोला नहीं जाता, K2 जिसे बोलते हैं, वो भी अपने प्रेगनेंसी के कारण, प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत जरूरी होता है, और इसके लिए वो आचार खाना बहुत जरूरी होता है। देखो, अननोइंगली क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं ना कि मुझे बहुत प्रेग्नेंट होती है गर्ल, तो क्या बोलते हैं, ऐसा चटक मटक ऐसा कुछ खाने को मन करता है, कुछ ऐसा पानी पूरी खाओ, तो पानी पूरी बाहर जाके नहीं खाओ, घर में खाना है तो ठीक है, लेकिन पानी पूरी खा ही सकते हो, लेकिन उसमें आप अच्छी तरह से मूंग डालो, आलू डालो तो ठीक है। और अचार खाने को, इमली खाने को बहुत लोगों का मन होता है ना, कुछ खट्टा खाने की अपने को इच्छा होती है। क्यों होता है ये? क्योंकि अपना शरीर अपने को जो चाहिए वो लेता है, वो डिमांड करता है, और वो डिमांड हम पूरा करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि वे कुछ झूठ बोलती है कि मुझे इमली खाने का मन हो रहा है, क्योंकि वो बॉडी मांग रही है, शरीर मांग रहा है, और इसलिए। तो अभी देखो, मिट्टी भी खाती है कभी कभी प्रेग्नेंट वीमेन, सुना है आपने? क्यों खाती है मिट्टी? क्योंकि मिट्टी में मिनरल्स है। क्या मिनरल्स है? कैल्शियम है। तो जो मिलता है, अभी यदि वो उसको कैल्शियम बाकी कुछ सोर्स से नहीं मिला है तो क्या करेगी बेचारी? मिट्टी खाएगी। बच्चा भी कभी कभी खाता है मिट्टी, क्योंकि उसको भी जब कैल्शियम कम होता है तो नेचुरल इंस्टिंक्ट से हम लोगों को वो चीज खाने को मन करता है। मेरा खुद का एग्जाम्पल, मतलब ये चीज मैं नहीं दे रही हूँ प्रेगनेंसी के, लेकिन 50 साल की जब तक मैं थी तब तक मुझे बिल्कुल भी स्वीट अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अचानक से उसके बाद मुझे ऐसे होने लगा कि चलो कुछ स्वीट खाओ, क्योंकि अब मेरे शरीर की वो जरूरत हो गई कि कुछ ज्यादा कैलोरी चाहिए मुझे।
तो ये जो अपने को शरीर अपना अपना बताता है, वो उसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो इसलिए वो आचार खाना भी बहुत जरूरी है। उसको ऐसे मत सोचो कि इसमें बहुत ज्यादा ऑयल है, इसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट है, तो मैं कैसे खाऊं। ऐसे आपको कुछ थॉट मन में लाने की जरूरत ही नहीं है। ये ठीक हो गया, इधर तक हम आ गए। अभी और कुछ चीजों की बारे में और जो कुछ फूड्स आपको खाना ही चाहिए उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। एक तो है रागी, यानी कि रागी आप सबको पता है, फिंगर मिलेट्स। रागी सुना है, नाचनी, हिंदी में क्या बोलते हैं, रागी ही बोलते हैं। तो रागी का भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। अभी रागी एक ऐसी चीज है कि जो एक्चुअली पूरा लाइफ में उसका इम्पोर्टेंस है। तो जब कल भी मैंने इधर टॉक दिया जिसमें मैंने रागी का इम्पोर्टेंस बोला, तो जब प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं तो भी रागी चाहिए, प्रेग्नेंट होते हैं तो भी रागी चाहिए, डिलीवरी हो जाती है तो भी रागी चाहिए। अभी मैं रागी के बारे में मैं आपको एक स्टोरी संक्षिप्त में बताती हूँ, क्योंकि आपको लगे कि हाँ रागी खाना बहुत जरूरी है। आपको पता है कि रामायण, कनकदास का जो रामायण है उसमें एक स्टोरी बताई गई है। तो जब श्री राम जी अपना रावण के साथ उनका युद्ध हो गया और वो जीत गए, अयोध्या नगरी में आ गए। अयोध्या नगरी में बहुत सारे उत्सवी एटमॉस्फेयर में सेलिब्रेशंस हो रही थी। सब लोग अच्छे तरह से मिष्टान्न खा रहे थे, नए नए कपड़े पहन रहे थे। ऐसा ही जब सब बलून्स वगैरह लगा के सब से, अभी आप सब लोग अच्छे मूड में हो, वैसे ही सब लोग अच्छे मूड में थे। अभी हनुमान जो मारुति लाया है, उनके जो भक्त है, उनको भी लगा कि मैं मेरे गांव में जाता हूँ, किष्किंधा नगरी उनका गांव है, उधर मैं जाता हूँ और उधर भी मैं ये उन सब लोगों को मुझे बताना है कि ये श्री राम जी ने कैसे विक्ट्री की है और कैसे हम सब लोग भी बहुत खुश हैं। तो वो श्री राम जी के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि मैं जाना चाहता हूँ किष्किंधा नगरी में। तो श्री राम जी उनको परमिशन देते हैं कि जरूर जाना। फिर बाद में बोलते हैं कि मुझे इधर से कुछ लेके जाना है। तो श्री राम जी पूछते हैं क्या लेके जाना है आपको? तो बोलते हैं मुझे नाचनी लेके जाना है। तो इधर जो राइस है, चावल है, उसका ईगो है, अहंकार है, उसको ठेस पहुंचती है और वो श्री राम जी के पास आके बोलते हैं कि देखो आप उनको नाचनी मत लेने को बोलो, उनको बोलो कि चावल को लेके जाना, क्योंकि मेरा इम्पोर्टेंस लाइफ में सबसे ज्यादा है। क्यों? मैंने आपको बोला ही है कि सबसे पहले हम अपने बच्चे को भी, हम सब ने भी चावल ही खाया है, तो चावल का इम्पोर्टेंस है ही है। और इतना ही नहीं है, हमारे जन्म से मृत्यु तक, मृत्यु के बाद भी जब हम आते हैं कौवा बन के, तो भी हमें चावल ही दिया जाता है, तो मेरा इम्पोर्टेंस ज्यादा ही है। ऐसे बोल के वो श्री राम जी को बहुत ही, श्री राम जी भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं भी क्या बोलूं इसको। तो वो बोलते हैं कि देखो मैं सोचता हूँ, मैं ब्रह्मदेव को पूछता हूँ क्या करें। ब्रह्मदेव जी को वो विनती करते हैं कि आप जरा बोलो कि क्या करूं मैं, हनुमान जी को क्या बोलूं, नाचनी लेके जाने को बोलूं या चावल? तो बोलते हैं आप दोनों को ऐसे डिब्बे में बंद करके रखो और 6 महीने के बाद मैं आता हूँ। 6 महीने के बाद भी उनको टाइम नहीं है, तो फिर श्री राम जी को ही सब न्याय करना पड़ता है। और वो जब वो डिब्बे खोलते हैं, वो क्या देखते हैं? जब वो डिब्बे खोलते हैं तो देखते हैं कि वो जो नाचनी है बहुत फैश रही है, वैसे की वैसी है, और चावल को पेस्ट ने, मतलब कीड़े ने खाया है और चावल तो अच्छा नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? चावल बुरा है ये मतलब नहीं है, चावल की जगह चावल है। लेकिन नाचनी का क्या महत्व है कि जो अपना हेल्थ है, जो अपने को अपना बच्चा चाहिए, कैसा होना चाहिए अपना बच्चा? हेल्दी होना चाहिए, उसको कुछ भी बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें उसको धष्ट पुष्ट जो हम बोलते हैं, अच्छी तरह से उसकी ग्रोथ होनी चाहिए। और यदि हनुमान जी को
नाचनी पसंद है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके लिए भी, मतलब आपके बच्चे के लिए, आपके खुद के लिए, आपके घर में जो बड़े लोग हैं उनके लिए, सबके लिए नाचनी का बहुत ज्यादा महत्व है। और श्री राम जी इतने खुश हो जाते हैं वो नाचनी के ऊपर कि उसका वो नाम बदलते हैं, उसका नामकरण करते हैं कि रघुकुलोत्पन्न RAGI, इसलिए वो हिंदी में नाम आया है रागी। तो ये रागी नाम किधर से आया, श्री राम जी ने दिया। क्यों दिया, क्योंकि हनुमान जी को पसंद है। अभी हनुमान जी तो देखो, आपने वो स्टोरी सुना है, वो जब पर्ल्स, मोतियों की माला वो जब चबाते हैं मारुति राजा, और वो चबाते हैं तो वो फेंक देते हैं। क्यों फेंक देते हैं, कि उसमें राम नहीं है। और ऐसे श्री राम जी जिनको पर्ल्स भी फेंकना है, उनको रागी लेके जाना है। मतलब आप ये ध्यान में रखो कि कितना इंपॉर्टेंस है ये चीज का। आप सब लोग खाओगे रागी, अभी खाते हैं? अभी बोलो ना हाँ या ना, मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं ही बोलती जा रही हूँ। खाते हैं यार, हाँ या ना? कभी कभी। अभी उसका वीक में 3 बार खाओ। क्यों खाना है आपको रागी, क्योंकि उसमें जो मैडम ने आपको विटामिन सप्लीमेंट के रूप में लेने को बोला है, वो सब उसमें फूड में, मतलब वो रागी में है ही। कैल्शियम बहुत है, आयरन है, फॉलिक एसिड है, उससे भी ज्यादा फाइबर भी है। अभी फाइबर भी प्रेग्नेंट वीमेन को कभी कभी कॉन्स्टिपेशन जब होती है तो क्या लेने को बोलते हैं डॉक्टर, आपके आहार में, आपके डाइट में थोड़ा ज्यादा फाइबर लाओ। तो फाइबर कैसे लाते हैं, कोई कोई लोग फाइबर का ड्रिंक लेते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखो, जब आप फाइबर का ड्रिंक लेते हैं तो वो आयरन और कैल्शियम के एब्सॉर्प्शन में वो बाधा लाता है। कैल्शियम आयरन का एब्सॉर्प्शन फिर अच्छी तरह से नहीं होगा। तो इसलिए आपको क्या, डाइट में से जितना फाइबर मिले उतना अच्छा है। तो उसके लिए आप फ्रूट्स खाओ। फ्रूट्स कैसे खाओ, छिलके के साथ, एक्सेप्ट एप्पल। और जो इधर का अभी जो है ये सीजन में वही फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स भी वही जो अभी सीजन में है वो वेजिटेबल्स खाओ। और रागी खाओगे तो भी आपको बहुत सारा फाइबर भी मिल जाता है। तो ये रागी के कारण आपको फाइबर मिलेगा। घर में किसी को डायबिटीज हो वो भी चला जाएगा। तो ये सब बहुत सारे फायदे रागी के हैं। तो इसलिए रागी आप जरूर इस्तेमाल करो, ठीक है। तो रागी के साथ आप ज्वार, बाजरा, ये भी चीजें, ये जो सब मिलेट्स, अभी जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है ना, तो सब आपको बोलते हैं कि ये सब मिलेट्स आपको खाना चाहिए। ज्वार का रोटी खाओ, बाजरा का रोटी खाओ, राजगीरा खाओ। तो राजगीरा भी बहुत अच्छा है आपके लिए। राजगीरा भी है, कैसा है राजगीरा, राजा का अन्न है। राजगीरा मतलब राजा का अन्न। रामदाना मतलब जो श्री राम जी को यानी कि गॉड को अच्छा लगता है। और इंग्लिश में एमरैंथस मतलब अमर, लॉन्जिविटी जिससे मिलती है। तो राजगीरा, इसमें भी अच्छी तरह से प्रोटीन्स है, फॉलिक एसिड और विटामिन, सब कुछ, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है। इसलिए वो राजा को और गॉड्स को और सबको अच्छा लगता है। तो राजगीरा भी खाना है आपको। और एक चीज आपको बहुत जरूरी है खाने को, वो है बीट। सब लोग आप टोमेटो खाते होंगे, कुकुम्बर, ककड़ी खाते होंगे, कैरेट खाते होंगे, बीट खाते हो? हाँ या ना? हाथ ऊपर करो, चलो। कितने लोग बीट खाते हैं? बहुत कम लोग खा रहे हो। तो बीट खाना आपको बहुत जरूरी है। ये रीजन है कि बीट में बहुत ज्यादा एक बिटालिन करके नाम का, बीट में बिटालिन है। और ये बिटालिन जो है केमिकल, उसका आपके शरीर को बहुत फायदा है। वो उसमें से फॉलिक एसिड भी है और इम्पोर्टेंट है उसमें वो है
कॉपर है, मैंगनीज है और मैग्नीशियम है। देखो क्या क्या है, कॉपर, मैंगनीज, मैग्नीशियम, ये सब मिनरल्स हैं, वो बीट में है। समझ में आया? और बीट खा के, बीट में अच्छी तरह से जो एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टी भी है, मतलब ये अभी उसके आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंस नहीं, लेकिन मैं बोल के रखती हूँ कि ये भी एक हमेशा के लिए, जैसे हम टोमेटो, कुकुम्बर, कैरेट खाते हो, वैसे ही हमें बीट भी खाना चाहिए। बहुत मैंने देखा है कि बीट कम बहुत लोग खाते हैं, क्योंकि क्या होता है, टेस्ट अच्छी नहीं लगती, तो उसका अच्छी तरह से आप कचुम्बर बनाओ, या बीट का पराठा भी आप बना सकते हो, बीट का हलवा बनता है, बीट का वड़ी भी बनता है, वो सब आप खा सकते हो। लेकिन बीट आपको जरूर आपके डाइट में रखना है। अभी ये बहुत लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग है कि बीट में बहुत ज्यादा आयरन है, लेकिन नहीं, बीट में बिल्कुल भी आयरन नहीं है। बीट के लीव्स में है, लीफ जो होते हैं उसके जो पत्ते हैं, वो पत्ते का सब्जी बनाओ, वो पत्ता है वो आप दाल में डालो, उससे आप आयरन मिलेगा। लेकिन बीट जो हम खाते हैं कचुम्बर के रूप में, उसमें क्या है, कॉपर, मैंगनीज, मैग्नीशियम, ये मेन है, और ये मिनरल्स आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, और विटामिन के साथ तो ये लेना है आपको। अभी मैं थोड़े स्पाइसेस के बारे में बताना चाहती हूँ। एक है हींग, आप सब लोग हींग का इस्तेमाल करते होंगे, पर्टिकुलरली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जब ये उल्टी का खाने को नहीं होता है, नौसिया होता है, तो जरूरी है कि हींग आप छाछ में डालो, या आप हींग को दाल में तो डालते ही होगे ना सब लोग, लेकिन उसका थोड़ा प्रपोर्शन बढ़ाओ, और छाछ में जरूर लेना सुबह शाम, तो 2 बार जाता है ना पेट में, और थोड़ा ज्यादा प्रपोर्शन में जाता है। नहीं तो आप यदि दाल में डालोगे, सब्जी में डालोगे, इतना सा हींग जो डालेंगे वो सब लोगों में घर के डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आपके पेट में इतना ज्यादा नहीं जाएगा। लेकिन यदि आप 1 गिलास छाछ लो, उसमें थोड़ा सा हींग डालो, आपको ही वो मिलने वाला है। तो हींग खाना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, आपका जो नॉशिएटिक फीलिंग है वो कम होगा, ब्लोटिंग, कभी कभी गैस होता है, वो भी बिल्कुल कम हो जाता है। तो हींग का इस्तेमाल करो। दूसरा एक है नटमेग, जायफल, पता है? तो ये भी आप दूध में डाल के खा सकते हो। क्या होगा ये, जब आप जायफल दूध में डाल के, जब मैंने प्रोटीन का टर्नओवर के बारे में बताया, तो रात को अब मुझे लगता है आप सब लोग दूध तो पीते होंगे ना, अभी प्रेगनेंसी में सब लोग पीते हैं दूध, तो ये दूध में आप थोड़ा सा जायफल डालो। ओके, इसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको हेल्प करने वाले हैं, जो विटामिन्स, मिनरल्स और सब एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है जो आपको मदद करेगी। तो इसलिए रात को तो मैं आपको दूध का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बताऊंगी। दूध में आप नटमेग डालो, हल्दी डालो। थर्ड जो स्पाइस है जिसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ वो है हल्दी। हल्दी का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। आपको पता होगा कि अभी हल्दी के जो पेटेंट के लिए भी बहुत लड़ाई चालू थी इंडिया और अमेरिका में, क्योंकि अभी सबको पता चला है कि हल्दी में जो क्यूरक्यूमिन है उसका क्या खास प्रॉपर्टी है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है। इन्फ्लेमेटरी मतलब जो बॉडी को सूजन आती है, कभी कभी प्रेगनेंसी में पाँव में सूजन आती है, पर्टिकुलरली इन द लास्ट ट्राइमेस्टर। तो वो टाइम आपको जरूरी है कि ये हल्दी दूध पीना, क्योंकि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है और एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरल सब जो प्रॉपर्टी है वो आपको कभी कभी जो वजाइनल इन्फेक्शन का भी चांस होता है प्रेगनेंसी में, वो भी आपको कम होगा पहले से ही, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही आप ये चालू करो। दूध में क्या क्या डालोगे? नटमेग डालोगे, हल्दी डालोगे,
और थोड़ा सा केसर डालो, रूप निखर आता है बच्चे का और आपका भी। और बाद में उसमें कैश्यूज भी डालो। कैश्यूज आप थोड़े से पाउडर करके डाल सकते हो। कैश्यू खाने से भी क्या होता है, कैश्यू खाने से भी अपना चिंता जो है, अपना जो तान तनाव जो है बहुत कम हो जाता है। आप गोवा में जाते हैं तो देखते हैं गोवा के लोग कैसे होते हैं, क्या बोलते हैं हम उधर जाके, कितने आराम से रहते हैं। उसका एक वर्ड है, कूल नहीं, उसका एक वर्ड है और अभी मुझे याद नहीं आ रहा तुरंत। सुशेगात बोलते हैं गोवा में, सब सुशेगात चलता है, मतलब आराम है, कुछ चिंता नहीं है। क्यों चिंता नहीं है, क्योंकि क्या खाते हैं, चावल में भी वो आइनोसिटोल है, वो कूल रहते हैं। फिर कैश्यूज भी खाते हैं, वो भी एंटी डिप्रेसेंट है, वो कूल रहते हैं। तो अपने को यदि टॉर्चर से दूर रहना है तो कैश्यू वो दूध में भी डालो, ये कॉम्बिनेशन का दूध पियो, आपको कुछ टेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना थर्ड जो मैंने स्पाइस बताया। तो मैंने 3 स्पाइसेस के बारे में आपको बताया है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हल्दी है, नटमेग है और एसेफोटिडा और हिंग। ये 3 स्पाइसेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी चलन वलन वो तो आपको करना ही है, क्योंकि चलन वलन नहीं रहेगा तो मैंने जैसे बोला एक्टिविटी बहुत जरूरी है, नहीं तो सिर्फ आपका वेट बढ़ता जाएगा, प्रोटीन का एसिमिलेशन नहीं होगा, तो वो जरूरी है। अच्छी तरह की नींद लेना भी बहुत जरूरी है। और नींद के पहले 1 घंटा आप सब जो यूज कर रहे हो कि मोबाइल है, आईपैड है, किंडल है, कुछ भी आप मत यूज करो। कुछ अच्छा गाना सुनो, कुछ अच्छा पढ़ो, जिसके कारण आपको मेंटली भी स्टेबल लगेगा। क्या होता है जब हम लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं कंटिन्यूसली, तो वो जो लाइट आता है ना, उससे हमारे ब्रेन को सिग्नल ही नहीं मिलता है कि अभी रात हो गई है और सोना है, और इसलिए हमारे नींद में वो बहुत इंटरफेयर करता है। तो not even only in pregnancy, for everyone it is not advisable to use gadgets at least 1 hour before you go to sleep. ओके, ये कर पाओगे आप? या लास्ट मिनट तक आप लिखते रहोगे मैंने आज ऐसा दूध बनाया है, वैसे दूध बनाया है, मैडम ने बोले वैसा, बाद में नेक्स्ट डे बोलो, लेकिन उस दिन आप अच्छी तरह से सो जाना, सब गैजेट्स दूर रखें। और 2-3 फूड्स के बारे में 2 मिनट में बात करती हूँ, क्योंकि वो बोलना जरूरी है कि कच्चा केला तो ये जो क्या बोलते हैं, जिनको रतालू पता है, रतालू है, कच्चा केला है, सूरन है, इनमें भी ऐसे कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके प्रेगनेंसी में हेल्प करती है। ठीक है, तो सूरन, याम पता है ना, सूरन खाते हो ना, रतालू खाते हो और कच्चा केला खाते हो। ये सब चीजें वीक में 3 बार खाना है आपको, मतलब 1 बार कच्चा केला खाओ, 1 बार सूरन खाओ और 1 बार रतालू खाओ। और भी बहुत सारे जो रूट वेजिटेबल्स मिलते हैं वो आप खाते रहो, वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। उसमें बहुत प्रकार के मिनरल्स होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन साइंस है, एक ऐसा साइंस है कि वो रिसेंटली डेवलप है, लास्ट 100 इयर्स का है, और हम लोग जीते हैं कभी से। तो ये जो परंपरा से हम लोग खाते आए हैं ना, उसका कुछ इम्पोर्टेंस है, तो ये खाओ। और पंचामृत खाना, पंचामृत क्या है, दूध, दही, घी, हनी और शक्कर। शक्कर भी खाना जरूरी है, क्योंकि शक्कर यदि आपके शरीर में योग्य प्रमाण में हो, अच्छी प्रपोर्शन में हो, तो वो आपको हेल्प करेगी। लेकिन वो किस चीज के होना चाहिए, वो लड्डू में या घर में बनाए हुए लड्डू, घर में बनाई हुई बर्फी, वड़ी और चाय में ऐसी शक्कर खाओ। लेकिन आपको एक चीज बिल्कुल ही मना है, वो है पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड, क्योंकि ये पैकेज फूड में जो शुगर है
वो बिल्कुल आपके लिए अच्छी नहीं है। उसको बोलते हैं HFCS हाई फ्रुक्टोज कॉर्न शुगर, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो एक भी बिस्किट नहीं खाना है आपको, जूसेस नहीं पीने हैं, कुछ भी सीरियल बाहर से लाके नहीं, जो बाहर से प्रोसेस्ड और पैकेज बन के आया है वो स्ट्रिक्टली आपको बंद करना है, क्योंकि उसमें जो शुगर है वो आपको नहीं चलेगी। बाकी के घर में जो आप लोग खाना मिठाइयाँ बनाते हैं उसमें से चलेगी। और सॉल्ट भी आप सिर्फ वो जो नमक खाते हो, सफेद बारीक नमक खाते हो, उसकी जगह हिमालयन सॉल्ट, मतलब वो भी खाओ, लेकिन बाकी के जो सेंधा नमक मिलता है, आप लोग तो इस्तेमाल करते ही है सेंधा नमक, हिमालयन, और यो जिसे हमें सी सॉल्ट बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉल्ट, वो भी इस्तेमाल करो। ठीक है, ये सब सॉल्ट भी आपको इस्तेमाल करने। तो ये हो गया शुगर और सॉल्ट के बारे में। मैंने बहुत सारा आपके साथ शेयर किया है, जितना आप कर सको। मैं तो बोलती हूँ कि मैक्सिमम आप करो, आपको जरूर अच्छा रिजल्ट आएगा। आप सबको बहुत ज्यादा बधाई है और बेस्ट ऑफ लक, डिलीवरी अच्छी हो जाए, सबके अच्छे बच्चे हो गए। थैंक यू। थैंक यू मैम। मैम ने, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी बताने का उसमें छूटा होगा। सारी चीज़ें उसमें ऐड कर दी, एक एक पल्सेस, स्पाइसेस, नमक कैसे यूज़ करना है, हींग का क्या उसमें रोल है। मुझे तो कोई भी एक चीज़ नहीं लग रही जो छूटी होगी, और किसी जिसने भी ये क्लास मिस करी है, मुझे लग रहा है उसका जरूर वो पोर्शन छूट गया है पूरा। तो क्लास तो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए था। आप लोगों को शायद आज ये समझ आ रहा होगा बच्चे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये सब कुछ खाना, और किस तरीके से खाना। खा सभी रहे हैं, लेकिन तरीका क्या होना चाहिए। जैसे कुछ वर्ड तो मैम ने ऐसे बताया जो शायद कोई खा ही नहीं रहा है, वो छूटते चला जा रहा है। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आगे की रूपरेखा बढ़ाते हुए हम लोग जो हर बार गोद भराई का प्रोग्राम करते हैं वो स्टार्ट करना चाहूँगी। मैं कुछ नाम अनाउंस करूँगी, उसमें अगर किसी का नाम ऐसा है जो नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे आकर बता दे। मैम ने इतना बहुत धन्यवाद हम सबको ये सारी चीज़ों से अवगत कराने के लिए। उनसे मिलकर, उनके साथ रहकर, कह रही थी ना प्रिया मैम बार बार कि वो 1 घंटा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा जो चीज़ वो बताएंगी। तो शायद बहुत सारे लोगों ने तो बुक्स वो लिखा भी है, सारे अपने नोट्स बनाए हुए हैं, बस उसको अपने जीवन में उतार लें तो शायद बहुत ही अपना बेड़ा पार हो जाना है। बच्चे के अंदर कैसे गोरा होना है, क्या होना है, वो सब भी बताया, तो आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा सब लोग। और मैं अभी मैम का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, और देवांशी मैम से, हमारे जो टीम में रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में मैम है डॉक्टर देवांशी मैम, उनसे कहूँगी कि मैम को हमारे तरफ से थैंक यू गिफ्ट कि वो आई और इतना बहुत मिले समय निकाला। प्लीज़ आना। निधि शुक्ला जी फर्स्ट नंबर पर मैम को बुलाना चाहूँगी। डॉक्टर गरिमा मैम, प्रीति यादव जी, इसमें हमारा साथ निभाए। अंशुल जैन जी, प्रियंका गोयल जी, सुनीता पांडे जी, पुष्पा लोवंशी जी, तुलसी लोवंशी जी। इसमें किसी का नाम अगर नहीं है और वो 7 मंथ से ऊपर है तो प्लीज आ जाइए, मुझे नाम बता दीजिए जी। प्लीज सुख के आंसू आ रहे, आनंद आश्रु। अरे बाप रे, क्या ऐसे नहीं करो। अरे राव देना आई थोड़ा इकडे प्लीज एकदा। व्यवस्था की हुई है जो सामने वाले
और सबका बहुत बहुत धन्यवाद इनकी तरफ से और बंसल हॉस्पिटल की तरफ से। इसी तरह सभी लोग आते रहें और प्रोग्राम में जो चीज़ें महत्वपूर्ण बताई जा रही हैं वो फैल जाओ एक सेकंड डॉक्टर एकदम आया है नजदीक। इधर डाउन होकर excuse man, look here one more time. Yes ma'am, thank you very much. मैं डॉक्टर प्रिया भाभी चित्तावन बंसल अस्पताल भोपाल में रिप्रोडक्टिव मेडिसिन विभाग में कार्यरत हूँ और आज हमने एक यूनिक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। सुफल गर्भावस्था सपोर्ट ग्रुप ये हम पिछले 8 सालों से चला रहे हैं। ये जो सपोर्ट ग्रुप है ये प्रेगनेंसी से संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए, इसमें हम योग, प्राणायाम, खान पान, आचार विचार इस सब के बारे में सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं। आज का जो सेशन है इसमें श्रीमती रेखा दिवेकर जी आई। इन्होंने गर्भावस्था में पारंपरिक खान पान से कैसे हम होने वाले शिशु की हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, किस तरह गर्भवती महिला अपने आप को स्वस्थ रख सकती है, इसके बारे में बहुत अच्छा एक व्याख्यान लेके और जानकारी दी।